मेजर ध्यानचंद। हिमालय की ऊंची चोटियों पर उस सुबह कुछ अलग सा सन्नाटा था। हवा तेज थी, लेकिन उसमें कोई संगीत नहीं था। बर्फ के टुकड़े ऐसे गिर रहे थे जैसे आसमान भी किसी अनकहे डर से कांप रहा हो। लद्दाख के उस दूरस्थ सैन्य पोस्ट पर मेजर ध्यानचंद खड़े थे। 40 के आसपास की उम्र, चेहरे पर कठोरता नहीं बल्कि संयम था। आंखों में थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी। मोटी वर्दी के भीतर भी सर्दी हड्डियों तक चुभ रही थी। पर उनका ध्यान मौसम पर नहीं था। उनका ध्यान उन जवानों पर था जो उनके भरोसे थे। साहब, रेडियो से कोई नया संदेश नहीं आया है, लेफ्टिनेंट रावत ने धीमी आवाज में कहा। ध्यानचंद ने आसमान की ओर देखा। बादल इतने नीचे थे कि लगता था हाथ बढ़ाओ तो छू लो। आएगा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, और जब आएगा हमें तैयार रहना होगा। ये अक्टूबर 1962 था। देश आजाद तो था, लेकिन सीमाएं अभी भी अधूरी सुरक्षा में थीं। ऊपर दिल्ली में नीतियां बन रही थीं, नीचे हिमालय में जवान अपनी सांसों से बर्फ पिघला रहे थे। एक साधारण गांव से असाधारण सफर। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। मिट्टी का घर, सीमित साधन और पिता की एक ही सीख, बेटा, देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वो लोगों की उम्मीद होता है। पिता स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे। बंदूक नहीं उठाई थी, लेकिन लाठी और साहस दोनों उनके पास थे। ध्यानचंद बचपन से ही चुप रहने वाले थे। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो नदी किनारे बैठकर दूर तक बहते पानी को देखते रहते। शायद तभी उन्होंने सीख लिया था, बहाव के खिलाफ खड़े रहने के लिए अंदर मजबूती चाहिए। फौज में जाना उनके लिए नौकरी नहीं, कर्तव्य था। ट्रेनिंग के दौरान अफसर कहते, ध्यानचंद, तुम बोलते कम हो, पर जब बोलते हो तो लोग सुनते हैं। सीमा पर सच्चाई। लद्दाख पोस्ट पर हालात अच्छे नहीं थे। न पर्याप्त हथियार, न सही कपड़े, न सही नक्शे। जवान अक्सर पूछते, साहब, अगर हमला हुआ तो? ध्यानचंद कभी झूठी तसल्ली नहीं देते थे। तो हम लड़ेंगे, बस इतना कहते। रात को जब सब सो जाते, वो नक्शे फैलाकर बैठते। हर पहाड़ी, हर दर्रा, हर मोड़ उन्हें याद था। उन्हें दुश्मन से ज्यादा चिंता अपने जवानों की थी। एक रात सिपाही किशन उनके पास आया। साहब, घर से चिट्ठी आई है, मां बीमार है। ध्यानचंद ने चिट्ठी पढ़ी, कुछ पल चुप रहे। किशन, डरना मत, ड्यूटी पूरी होगी तो तू खुद मां को देखने जाएगा। किशन की आंखें भर आईं। ऐसे अफसर बहुत कम होते हैं जो युद्ध से पहले इंसानियत बचाए रखें। पहली चेतावनी। 20 अक्टूबर की सुबह अचानक रेडियो जिंदा उठा। चीन की सेना ने कई मोर्चों पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। शब्द हवा में तैर गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। ध्यानचंद ने धीरे से हेलमेट पहना। पोस्ट संभालो, कोई घबराए नहीं। पहली गोलियां दूर कहीं चलीं, आवाज गूंजकर लौट आई। हिमालय ने जैसे चेतावनी दी, अब परीक्षा शुरू हो चुकी है। जवानों के हाथ कांप रहे थे। ध्यानचंद ने ऊंची आवाज में नहीं, भरोसे से कहा, याद रखो, हम पीछे नहीं हटते, ये जमीन हमारी है। लड़ाई केवल बंदूकों से नहीं होती। दुश्मन संख्या में ज्यादा था, हथियार बेहतर थे, लेकिन उनके पास वो नहीं था जो भारतीय जवानों के पास था, अपनी मिट्टी की कसम। ध्यानचंद ने रणनीति बदली। खुले में भिड़ने के बजाय पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल किया। छोटे दस्ते, तेज मूवमेंट, अचानक वार। एक हमले के दौरान एक जवान घायल हो गया। सब पीछे हटने लगे। ध्यानचंद आगे बढ़े। कोई उसे छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने खुद घायल जवान को उठाया। गोलियां पास से गुजरीं। उस पल मेजर नहीं, एक बड़ा भाई चल रहा था। अंदर का युद्ध। रात को पोस्ट पर सन्नाटा था। कुछ जवान रो रहे थे, कुछ चुप थे। ध्यानचंद अकेले बैठे थे। उन्हें दिल्ली याद आ रही थी। बड़ी इमारतें, मीटिंग्स, भाषण, और यहां बर्फ, खून और अनकहे सवाल। उन्होंने डायरी निकाली और लिखा, अगर हम हार भी गए तो इतिहास ये नहीं। जब बर्फ पर खून गिरा। हिमालय की रातें दिन से ज्यादा क्रूर होती हैं। दिन में दुश्मन दिखाई देता है, रात में डर। मेजर ध्यानचंद पोस्ट की बाहरी चौकी पर खड़े थे। हवा इतनी तेज थी कि शब्द मुंह से निकलते ही टूट जाते। जवान अलाव के पास सिमटे बैठे थे, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। साहब, नायब सूबेदार हरनाम सिंह ने धीमे से कहा, खबर पक्की है, दुश्मन पीछे वाले दर्रे से भी घुसने की कोशिश करेगा। ध्यानचंद ने सिर हिलाया। उन्हें अंदेशा था,
नक्शों में वही दर्रा सबसे कम सुरक्षित था। ऊपर से आदेश साफ नहीं थे, डटे रहो लेकिन उकसाओ मत। उन्होंने मन ही मन कड़वा सच स्वीकार किया। नीति और जमीन के बीच का फासला बहुत बड़ा था। आदेश और जमीर। रेडियो पर दिल्ली से संदेश आया। आवाज टूटी फूटी थी। अनावश्यक टकराव से बचा जाए, पीछे हटने का आदेश, परिस्थिति के अनुसार। संदेश खत्म हुआ लेकिन उलझन शुरू हो गई। जवानों ने मेजर की ओर देखा। किसी ने कुछ नहीं पूछा, पर आंखों में सवाल थे। पीछे हटना आसान था, लेकिन पीछे हटने का मतलब था वो दर्रा, वो पहाड़ी, वो जमीन छोड़ देना। ध्यानचंद ने रेडियो बंद किया। आदेश सुना आपने? उन्होंने कहा। लेकिन जमीर भी कुछ कहता है। सूबेदार हरनाम आगे आए। जो आप कहेंगे साहब, हम वही करेंगे। कुछ पल की खामोशी, फिर ध्यानचंद बोले, हम अनावश्यक लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन यहाँ पहुंचा तो ये पोस्ट यूं ही खाली नहीं होगी। ये विद्रोह नहीं था, ये विवेक था। पहला बड़ा हमला। अगली सुबह धुंध बहुत घनी थी। 10 कदम दूर खड़ा आदमी भी दिखाई नहीं देता, और उसी धुंध में गोलियों की पहली बौछार गिरी। दुश्मन ने पीछे वाले दर्रे से हमला किया, एक साथ, पूरी तैयारी के साथ। पोजीशन लो। ध्यानचंद की आवाज गूंजी। जवान हरकत में आ गए। जोश नहीं, अनुशासन। बर्फ उड़ने लगी, पत्थर टूटने लगे। हर गोली के साथ किसी का डर गिर रहा था, किसी का साहस उठ रहा था। एक पल ऐसा आया जब लगा पोस्ट टूट जाएगी। रेडियो ऑपरेटर घायल हो गया, संचार टूट गया। अब वे पूरी तरह अकेले थे। नेतृत्व की असली परीक्षा। ध्यानचंद ने देखा एक युवा जवान, नाम था अर्जुन, घबराकर पीछे हट रहा है। ध्यानचंद उसके पास पहुंचे। कोई थप्पड़ नहीं, कोई चीख नहीं, बस कहा, डर लग रहा है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। साहब, मर जाऊंगा। ध्यानचंद ने उसका कंधा पकड़ा। हम सब मरेंगे एक दिन, लेकिन आज अगर भागे तो जिंदगी भर मरते रहेंगे। अर्जुन ने बंदूक कसकर पकड़ी और वापस मोर्चे पर लौट गया। युद्ध ऐसे ही नहीं जीते जाते, कभी कभी एक वाक्य से भी इतिहास बदलता है। घायल पहाड़। दोपहर तक हालात बिगड़ चुके थे। गोला बारूद कम हो रहा था, दुश्मन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक गोला पास में फटा। ध्यानचंद जमीन पर गिर पड़े। कंधे में चोट लगी। खून गर्म था, बर्फ ठंडी। सैनिक चिल्लाए, साहब घायल हो गए। ध्यानचंद उठे। दर्द चेहरे पर नहीं आने दिया। कोई पीछे नहीं हटेगा, उन्होंने कहा, जब तक मैं खड़ा हूं। वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो सच में खड़े थे, शरीर से नहीं, हौसले से। एक आखिरी योजना। शाम तक साफ हो गया कि ये पोस्ट ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। ध्यानचंद ने सबको बुलाया। सुनो, उन्होंने कहा, हम सीधा नहीं लड़ेंगे, छोटे दल बनेंगे, रात में पीछे हटेंगे, लेकिन हर कदम दुश्मन को चुकाना पड़ेगा। ये पलायन नहीं था, ये रणनीति थी। रात होते ही हिमालय और खामोश हो गया, जैसे पहाड़ भी सांस रोक कर देख रहे हों। बलिदान। पीछे हटते समय दुश्मन ने घेर लिया। एक दल फंस गया। ध्यानचंद ने देखा, अगर वो आगे नहीं गए तो 10 जवान नहीं बचेंगे। उन्होंने बिना कुछ कहे दिशा बदली। सूबेदार हरनाम चिल्लाए, साहब आप मत जाइए। ध्यानचंद मुस्कुराए, कोई तो जाएगा। उस अंधेरे में गोलियों की आवाज फिर गूंजी, लेकिन उस दल को रास्ता मिल गया। जब सब सुरक्षित पहुंचे, मेजर ध्यानचंद वापस नहीं आए। सुबह की खबर। अगली सुबह बर्फ पर एक शांत शरीर पड़ा था। वर्दी फटी हुई, लेकिन चेहरा शांत। हाथ में डायरी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई पूछे कि हम क्यों लड़े, तो कहना, क्योंकि पीछे हटने से पहले हमें खड़े रहना जरूरी था। जो नाम इतिहास में नहीं होते, युद्ध खत्म होने की कोई साफ तारीख नहीं होती। गोली चलना बंद हो जाए तो भी युद्ध खत्म नहीं होता, वो यादों में चलता रहता है। 1962 का भारत चीन युद्ध कागजों में समाप्त हो चुका था, लेकिन हिमालय की उन घाटियों में आज भी वो ठंडा सन्नाटा उसी दिन का था। वापसी। जो जवान बच निकले थे उन्हें दूसरे पोस्ट पर भेज दिया गया, थके हुए, खामोश और भीतर से बदले हुए। नायक सूबेदार हरनाम सिंह जब नीचे बेस कैंप पहुंचे तो किसी ने उनसे नहीं पूछा, तुमने क्या खोया? सवाल बस इतना था, पोस्ट क्यों नहीं बची? हरनाम सिंह ने जवाब नहीं दिया।
कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं होते। रिपोर्ट एक अधिकारी ने फाइल में लिखा। पोस्ट दुश्मन के दबाव में खाली की गई। मेजर ध्यानचंद कार्रवाई के दौरान लापता। लापता, न शहीद न विजेता, बस लापता। कागजों के लिए यही काफी था। डायरी का सफर। मेजर ध्यानचंद की डायरी कई हफ्तों बाद मिली। बर्फ पिघलने पर एक गश्ती दल को वो पत्थरों के बीच दबी मिली। डायरी दिल्ली पहुंची। कुछ पन्ने पढ़े गए, कुछ छोड़ दिए गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, बहुत भावुक बातें हैं, सरकारी रिकॉर्ड के लायक नहीं। डायरी बंद कर दी गई। एक जवान की जिंदगी। अर्जुन, वही जवान जो डर के कारण पीछे हट रहा था। युद्ध के बाद भी वही अर्जुन नहीं रहा। वो हर साल अक्टूबर में अपने गांव के स्कूल में बच्चों को इकट्ठा करता। वो उन्हें हथियारों की बातें नहीं बताता था, वो बस एक कहानी सुनाता। हमारे अफसर कहते थे, डर लगना गलत नहीं है, डर के बावजूद खड़े रहना सही है। बच्चे नहीं जानते थे कि वो अफसर कौन था। अर्जुन ने कभी नाम नहीं लिया। घर की खबर। मेजर ध्यानचंद के गांव में एक दिन सरकारी पत्र आया। लिखा था, आपके पुत्र का युद्ध के दौरान पता नहीं चल सका है, सरकार को खेद है। मां ने पत्र चुपचाप पढ़ा, फिर दिए के नीचे रख दिया। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस हर सुबह वो उसके कमरे की खिड़की खोल देती, जैसे वो अभी भी कहीं से लौट सकता हो। सालों बाद, साल बदले, देश बदला। युद्ध नई किताबों में सिमट गया। एक युवा इतिहासकार लद्दाख गया, पुरानी पोस्टों पर रिसर्च करने। एक बुजुर्ग स्थानीय व्यक्ति ने कहा, यहाँ एक अफसर था जो आखिर तक रुका। नाम पूछा गया। बुजुर्ग बोला, नाम तो नहीं पता, पर वो अपने जवानों को छोड़कर नहीं गया। इतिहासकार ने नोटबुक बंद कर दी। कभी कभी सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अंतिम पंक्तियां। मेजर ध्यानचंद किसी स्मारक पर नहीं लिखे गए, कोई सड़क उनके नाम पर नहीं बनी, कोई पदक आधिकारिक रूप से नहीं मिला। लेकिन जब भी कोई सैनिक कम साधनों में बिना शिकायत ड्यूटी पर खड़ा होता है, जब भी कोई अफसर आदेश और ज़मीर के बीच सही का चुनाव करता है, तो वहां मेजर ध्यानचंद आज भी खड़े होते हैं। हिमालय की ठंडी हवा में उनकी कहानी अब भी बहती है, खामोश, मजबूत और अमर। समापन। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये उन सब की है जो इतिहास में नहीं लिखे गए, लेकिन देश के होने में अपना सब